नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। वयं नवम्यां कक्षायां संस्कृतसम्बोधिनीं पठन्तः स्मः। प्रथमः पाठः, द्वितीयः पाठः, तृतीयः पाठश्च अस्माभिः पठितः। चतुर्थं पाठम् अद्य वयं पठिष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 9 में संबोधनी पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक अनिवार्य संस्कृत की पाठ्यपुस्तक है। इसका हमने पहला पाठ, दूसरा पाठ और तीसरा पाठ पढ़ लिया था। उन तीनों पाठों के प्रश्नोत्तर भी हल कर लिए थे। यदि आपने उन पाठों को नहीं पढ़ा है तो आप इससे पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो अद्य वयं पठिष्यामः चतुर्थं पाठम् उत्तराखंडस्य वन संपदा। उत्तराखंड की वन संपदा अर्थात वनों की संपत्ति। उत्तराखंड की जो वन संपत्ति है उसके विषय में पढ़ेंगे। संपदा का अर्थ संपत्ति हम जिसे कहते हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन जो हैं हमारे उत्तराखंड के, ये हमारे सारे क्या हैं, वन संपदा के नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए उत्तराखंड की वन संपत्ति ये हमारा पाठ है। पाठ परिचय संक्षिप्त दिया है यहाँ पर, जिसको मैं एक बार आपके सामने पढ़ देता हूँ। सरल शब्दों में दिया है, वृक्ष प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है। पृथ्वी पर वृक्षों के होने से ही सृष्टि के स्वरूप की सुंदर कामना की जा सकती है। उत्तराखंड में कई प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें कुछ वृक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इन वृक्षों का आध्यात्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक महत्व उत्तराखंड के संदर्भ में प्रासंगिक है। उत्तराखंड प्रदेश में वृक्ष संपदा के संदर्भ में प्रस्तुत पाठ में वर्णित वृक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि ये जो पाठ है, इस पाठ में उत्तराखंड में पाए जाने वाले विभिन्न वृक्षों का वर्णन है। महत्वपूर्ण जो वृक्ष हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनका कुछ वर्णन यहाँ पर है। तो आरंभ करते हैं शीघ्र ही। तो बुरांश वृक्षः, पहले हम बुरांश वृक्ष के विषय में पढ़ेंगे। कहता है, उत्तराखंडस्य राज्य वृक्षः बुरांश इति नाम्ना ज्ञायते। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश है, सीधे सीधे हम कह सकते हैं। विज्ञाने पादप जगतः श्रेण्याम अयम वृक्षः आयाति। विज्ञान में पादप जगत की श्रेणी में यह वृक्ष आता है। अब पादप जगत क्या है, तो पादप जगत के विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त समझ लेंगे। पादप जगत कहते हैं हम सजीव वृक्षों के एक समूह को कहते हैं। ये कैसे वृक्ष होते हैं, तो ये स्वपोषी होते हैं, यानी ये वृक्ष स्वयं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। सीधे सीधे हम ऐसा भी कह सकते हैं, वे पौधे जो हरे भरे रहते हैं पूरे और स्थिर रहते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और स्वपोषी होते हैं, उन्हें हम कह देते हैं पादप जगत। ये हमने इतना इसका संक्षिप्त मैंने आपको वर्णन बता दिया। अगर पादप जगत का व्याख्या अगर सुननी हो तो इसको आप फिर एक बार रोक करके वीडियो को सुन सकते हैं। तो कह रहे हैं कि विज्ञान की भाषा में पादप जगत की श्रेणी में यह वृक्ष आता है। अस्य वृक्षस्य वंशः आंग्ल भाषायां रोडोडेंड्रोन कहते हैं कि अस्य वृक्षस्य वंशः, इस वृक्ष का वंश आंग्ल भाषायां, अंग्रेजी भाषा में रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, अर्थात यहाँ पर आर्बोरियम भी लिखा है इसमें। तो कहते हैं कि यह वृक्ष, इस वृक्ष का वंश अंग्रेजी भाषा में इसको ऐसे बोल देंगे हम, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम है। अयम वृक्षः हिमालयी क्षेत्रेषु समुद्रतलात् 500 मीटर परिमितम इतः 400 मीटर परिमितम पर्यंतम। अब यहाँ पर
अंकों में लिखा है मध्य हिमालय भवति। कह रहे हैं यह वृक्ष हिमालयी क्षेत्रों में समुद्र तल से 500 मतलब 1500 लगभग 1500 मीटर इतः यहाँ से अर्थात समुद्र तल से 1500 मीटर, समुद्र तल से लेकर 1500 मीटर वहाँ से, और 4,000 मीटर परिमितम कहाँ तक 4000 मीटर तक मध्य हिमालय भवति, हिमालय के मध्य भागों में होता है। तो कहते हैं यह वृक्ष हिमालय क्षेत्रों में समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर से लेकर और 4000 मीटर तक। कहने का अर्थ कि समुद्र तल से क्या है 1500 मीटर से लेकर और 4000 मीटर ऊंचाई तक ऐसे मध्य हिमालय में होता है। ऐसा वृक्ष सर्वदा एव हरितम भवति। यह वृक्ष सर्वदा हमेशा कैसा रहता है, हरा भरा रहता है, पूरे वर्ष भर हरा भरा रहता है। यहाँ पर है एव हरितम भवति, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। मार्च अप्रैल मासयोः वसंत ऋतौ वरांस पुष्पाणि विकसन्ति। कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल के महीनों में, ये जो मार्च और अप्रैल के महीने होते हैं, तो वसंत ऋतु, जब वसंत ऋतु का आरंभ भी हो जाता है, वसंत ऋतु चलती है जब, बुरांस पुष्पाणि विकसन्ति, बुरांस के फूल क्या होते हैं, खिलते हैं, विकसित होते हैं। तो मार्च और अप्रैल के महीनों में वसंत ऋतु में बुरांस के फूल खिलते हैं। अस्य पुष्पाणाम प्रयोगः औषधि निर्माणे अपि भवति। कह रहे हैं कि अस्य पुष्पाणाम प्रयोगः, इसके फूलों का प्रयोग औषधि निर्माणे अपि भवति, औषधि निर्माणे अर्थात दवाई बनाने में भी होता है। केचन चिकित्सकाः कथयन्ति यत् अस्य रसः हृदय रोगाय लाभप्रदं भवति। केचन चिकित्सकाः, कुछ चिकित्सक कहते हैं, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि अस्य रसः, इसका रस हृदय रोगाय लाभप्रदं भवति, हृदय रोग के लिए लाभदायक होता है। हार्ट के जो मरीज होते हैं उनके लिए अर्थात क्या होता है, लाभदायक होता है। और भी इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, और भी रोगों के लिए मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ। बुखार, खांसी, सर्दी, जुखाम, इसमें भी बहुत लाभदायक होता है। और श्वसन संबंधी जो रोग होते हैं उनमें लगभग ये बहुत लाभप्रद होता है। पर्वतीय क्षेत्रेषु पेयजल स्रोतांसि यथावत् भूयुः येषां संरक्षणस्य कृते बुरांस वृक्षः महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहति। कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल जो स्रोत हैं, पेय अर्थात पीने योग्य जल के जो क्या हैं स्रोत हैं, वे वैसे ही रहें जैसे पहले थे, यथावत जैसे पहले थे वैसे ही रहें। येषां संरक्षणस्य कृते, जिनके संरक्षण के लिए बुरांस वृक्ष अर्थात जिन पेयजलों, जो पेयजल के स्रोतों के संरक्षण के लिए बुरांस वृक्ष क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल के स्रोत वैसे ही हों, अर्थात जिन पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए बुरांस वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुरांस पुष्पैः निर्मितम उपसेचनम सुस्वादिष्टम भवति। बुरांस पुष्पैः, बुरांस के फूलों के द्वारा निर्मितम बना हुआ, उपसेचनम अर्थात बनी हुई, यहाँ पर बनी हुई हो जाएगा, उपसेचनम मतलब चटनी को कहते हैं। सुस्वादिष्टम भवति, स्वादिष्ट होती है। बुरांस के फूलों के द्वारा बनी हुई चटनी स्वादिष्ट होती है। बुरांस वृक्षा हरिद्वार उधम सिंह नगरे च विहाय प्रायः सर्वेषु जनपदेषु प्राप्यते। उत्तराखंड में हम कह सकते हैं कि बुरांस वृक्ष हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर प्रायः अर्थात लगभग सभी जिलों में क्या होता है, पाया जाता है। ये मैदानी जिले हैं, इन जिलों में नहीं मिलता है, और बाकी से सभी जनपदों में अर्थात बुरांस वृक्ष पाया जाता है। अस्य रसस्य विक्रयणेन उत्तराखंडस्य जनाः उद्योगम अपि प्राप्नुवन्ति। अस्य रसस्य विक्रयणेन अर्थात इसके रस को विक्रयणेन अर्थात बेचने से उत्तराखंड के लोग क्या होते हैं, उद्योगम अपि प्राप्नुवन्ति, उद्योग भी प्राप्त करते हैं। इसके अर्थात रस को
बेचने से उत्तराखंड के लोग उद्योग भी प्राप्त करते हैं। हमने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, बुरांस के रस को क्या करते हैं, बुरांस का जूस बेचते हैं बाजार में, हमने लिया होगा, बहुत सारी दुकानें होती हैं। अगला है देवदारू। अब देवदारू के विषय में, देवानाम दारू हुई थी देवदारू। देव मने देवताओं का, दारू मने लकड़ी, जो देवताओं की क्या है, लकड़ी है। देवताओं के अर्थात विशेष कार्य, पूजा अर्चना में कार्य आती है जो, है ना। और शिव और विष्णु की पूजा में पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा और शांति का प्रतीक भी है। हवन के कार्य में इसका उपयोग करते हैं। तो कहते हैं देवदारू, देवदारू उत्तराखंडस्य अतीव महत्वपूर्णः वृक्षः अस्ति। देवदारू उत्तराखंड के अत्यधिक महत्वपूर्ण वृक्षों में है, अर्थात उत्तराखंड के अत्यधिक महत्वपूर्ण वृक्षों में इसका नाम आता है। अयम वृक्षा अतीव पुनीतम पवित्रम च वर्तते। यह वृक्ष अत्यधिक शुद्धता से युक्त और पवित्र है। पुनीतम माने शुद्धता। यह वृक्ष क्या है, अत्यधिक शुद्ध और पवित्र माना जाता है। देवभूमि उत्तराखंडे तरुषु वृक्षोयम अतीव महत्वपूर्णः। देवभूमि उत्तराखंड में तरुषु, तरु माने वृक्षों में, वृक्षों में यह वृक्ष अत्यधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। देवालयेषु पूजा स्थानेषु देवदारोः पर्णानि शाखाश्च संस्थाप्यन्ते। कहते हैं देवालयों में, पूजा स्थलों में देवदारू के पत्ते, पर्णानि का अर्थ है पत्ते, अर्थात जो पत्ते जैसे दिख रही हैं हल्की यहाँ पर वृक्ष में टहनियाँ, छोटी छोटी टहनी दिखती हैं, इनको तोड़ करके चढ़ाई जाती हैं, है ना। और शाखा, ये शाखाएं दिख रही हैं यहाँ पर, ये शाखाएं क्या हैं, संस्थाप्यन्ते अर्थात स्थापित की जाती है, चढ़ाई जाती है। देवालयों में, पूजा स्थलों में देवदारू के पत्ते और शाखाएं क्या की जाती हैं, संस्थापित की जाती है, अर्थात चढ़ाई जाती हैं। तरोः अस्य आकृतिः प्रायः शंक्वाकारः भवति। कह रहे हैं कि तरोः, तरु माने होता है वृक्ष, तो तरोः धन अस्य, इस वृक्ष की आकृति प्राय कैसे होती है, शंकु के आकार की होती है। अब शंकु के आकार का मतलब, अर्थात हमने कौन देखा होगा, जन्मदिन की टोपी जैसे देखी होगी हमने, उसके आकार का। आइसक्रीम का कौन भी देखा होगा हमने, उसी की आकृति का। या रॉकेट का जो अगला भाग होता है उसकी आकृति का होता है, तो इसे हम शंक्वाकार, अर्थात शंकु के आकार का होता है। आगे कहता है न केवलम उत्तराखंडे अपि च हिमाचल प्रांते, कश्मीर प्रांते, तिब्बत क्षेत्रे, नेपाल देशे च देवदारू प्राप्यते। केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि हिमाचल में, कश्मीर में और तिब्बत क्षेत्र, तिब्बत में ऐसे हम सीधे कह सकते हैं तिब्बत में, और नेपाल देश में भी देवदारू प्राप्त होता है या पाया जाता है। पंचदश शतात त्रिसहस्रम मीटर परिमितम यावत् उत्तुंगम पर्वतीय क्षेत्रे अयम द्रुमः उपजायते। कहते हैं यह अयम द्रुमः, यह वृक्ष कहाँ, 5-10 शतात, 1500 से लेकर और 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले, उत्तुंगम माने ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। कहाँ होता है देवदारू, कहाँ मिलता है, तो ये कहता है कि यह वृक्ष जो है, देवदारू का वृक्ष 1500 से लेकर 3000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। स्निग्ध दारुः काष्ठ दारुः वृक्षस्य अस्य अपरे नामनी। ये दो नाम और बता रहे हैं यहाँ पर। स्निग्ध दारुः, स्निग्ध दारू, इसको आयुर्वेदिक भाषा में अगर कहेंगे हम तो ये कहते हैं स्निग्ध माने कोमल होता है, कोमल चिकना अर्थात तैलयुक्त, है ना। तो इसका तैल भी आगे उसका वर्णन आएगा। तो कहते हैं कि स्निग्ध दारू और काष्ठ दारू, काष्ठ दारू का अर्थ है लकड़ी के रूप में जिसका हम अत्यधिक प्रयोग करते हैं। इससे विभिन्न बहुत चीज़ें बनती हैं लकड़ी की, जो भी अर्थात सामग्री हमारे मकान निर्माण में अन्य आवश्यक होती हैं,
वो भी इससे बनती हैं। तो इसलिए काष्ठ दारू तब कहा इसको कि लकड़ी के रूप में अत्यधिक प्रयोग जिसका होता है। तो कह रहे हैं स्निग्ध दारू, काष्ठ दारू इस वृक्ष के अन्य दो नाम भी हैं। देवदारोः काष्ठम बहु लाभदायकम भवति। देवदारू की लकड़ी बहुत लाभदायक होती है। गृह द्वाराणि शय्या मंजूषादयः अस्य काष्ठेन अपि निर्मीयन्ते। गृह द्वाराणि घर के दरवाजे, शय्या बेड इत्यादि, मंजूषादयः पेटियां इत्यादि, घर की आलमारियां जिन्हें हम कहते हैं आलमारियां, अस्य काष्ठेन अपि निर्मीयन्ते इसकी अर्थात लकड़ियों से ही बनाई जाती हैं। घर के दरवाजे और चारपाई इत्यादि तथा आलमारियां इसके ही लकड़ियों से बनाई जाती हैं। अस्य तरोः वैज्ञानिक नाम सेड्रस देवोडार इत्यस्ति। कहते हैं इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम सेड्रस देवोडार है। औषधि निर्माणे अपि देवदारोः तैलम प्रयुज्यते। औषधि अर्थात दवाइयों के निर्माण में भी, दवाइयों को बनाए जाने में भी देवदारू के तेल का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया कि देवदारू अर्थात ये बहुत कैसा होता है, तैलयुक्त होता है, ये कोमल होता है बड़ा। तो इसलिए यहाँ पर भी उसका वर्णन आया है कि औषधि अर्थात दवाइयों को बनाने में भी देवदारू के तेल का प्रयोग होता है। उत्तराखंड से पौड़ी, जागेश्वर, नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी, ऊखीमठ इत्यादिषु क्षेत्रेषु वृक्षोऽयम् आधिक्येन प्राप्यते। उत्तराखंड के पौड़ी, जागेश्वर, नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी, ऊखीमठ इत्यादि स्थानों में, इत्यादि क्षेत्रों में यह वृक्ष अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में और जगह भी पाया जाता है लेकिन अधिकता के साथ। अस्य वृक्षस्य संरक्षणं करणीयम्। इस वृक्ष की हमें रक्षा करनी चाहिए। येन अस्माकं राज्यस्य वन संपदा समृद्धा परिपुष्टा च स्यात्। जिससे हमारे राज्य की जो वन संपत्ति कैसे रहे, समृद्ध और परिपुष्ट रहे, विकसित रहे, मजबूत रहे, पोषित रहे। तो कह रहे हैं कि जिससे हमारे राज्य की वन संपत्ति समृद्ध और परिपुष्ट रहे। आगे है काफलम। उत्तराखंडस्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रेषु काफलम इति वृक्षः प्राचुर्येण उद्भवति। उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय क्षेत्रेषु, ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में काफलम इति वृक्षः, काफल वृक्ष प्राचुर्येण अधिक मात्रा में उद्भवति उत्पन्न होता है। उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में काफल वृक्ष अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। अस्य द्रुमस्य वैज्ञानिकं नाम मिरिका एस्कुलेटा अस्ति। इस वृक्ष का, द्रुमस्य माने वृक्ष का, वैज्ञानिक नाम मिरिका एस्कुलेटा अस्ति। इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम मिरिका एस्कुलेटा है। चैत्र मासात् आरभ्य ज्येष्ठ मास पर्यंतम फलानि उद्भवन्ति। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि चैत्र मास आरभ्य, चैत्र मासात् आरभ्य, चैत्र मास से लेकर और ज्येष्ठ मास तक इसमें क्या होते हैं, फल आते हैं। तो हम थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि गर्मियों के आरंभ होते ही यह वृक्ष, अर्थात वैसे तो काफल वृक्ष यहाँ पर गर्मियों का ही एक फल है और गर्मियों के आरंभ होने में ये लगभग शुरू हो जाता है। फल हम देखते हैं बाज़ारों में, पर्वतीय क्षेत्र जहाँ जहाँ हैं, अनेक उत्तराखंड के लगभग सभी स्थानों पर यह फल पहुँच जाता है आसानी से। और यहाँ से उत्तराखंड से लोग बाहर भी इसको ले जाते हैं। तो इस वृक्ष पर चैत्र मास से लेकर और ज्येष्ठ मास तक फल आते हैं। फिर आगे कहेंगे हम, अस्य फलानि अतीव स्वादूनि मधुराम्ल स्वादयुक्तानि भवन्ति। अस्य फलानि, इसके फल, अतीव स्वादूनि अत्यधिक स्वादिष्ट, मधुराम्ल, मधुर का अर्थ मीठा है, आम्ल मैंने खट्टा, मीठे और खट्टे जिसे हम कहेंगे खट्टे मीठे हम कह देते हैं, स्वादयुक्त होते हैं। इसके फल अत्यधिक स्वादिष्ट, खट्टे मीठे और स्वादयुक्त होते हैं।
एतेषां फलानां विक्रयणेन जनाः वित्तोपार्जनम अपि कुर्वन्ति। एतेषां फलानां विक्रयणेन अर्थात इन फलों को बेचने से जनाः लोग वित्तोपार्जनम वित्त धन उपार्जनम धन अपि कहते हैं इसके फलों को बेचने से लोग धन भी अर्जित करते हैं, धन भी कमाते हैं। उत्तराखंडे काफलम इति फलम आधृत्य लोकगीतानि विरचितानि सन्ति। उत्तराखंड में काफलम अर्थात फल को लेकर के अर्थात काफल फल के ऊपर लोकगीत भी बने हुए हैं, लोकगीतों की रचना भी की है, हमने बहुत सारे सुने भी होंगे। उत्तराखंडात अतिरिच्य द्रुमोयम अरुणाचल प्रदेशी नेपाल देशी चापि प्राप्यते। उत्तराखंड को छोड़कर यह वृक्ष अरुणाचल प्रदेश और नेपाल में भी पाया जाता है। काफलम उत्तराखंडस्य संस्कृतेः आवश्यकम अंगम वर्तते। कह रहे हैं काफल उत्तराखंड की संस्कृति का एक आवश्यक अंग है। कैसे आवश्यक अंग है मैं आपको संक्षिप्त बता दूं तो संस्कृति का अंग का मतलब है यहाँ कि यहाँ की भावनाओं से, परंपराओं से और यहाँ के भौगोलिक गहराई को बताने वाला है। यहाँ की भौगोलिक अर्थात परिस्थिति को भी बताता है, तो इसलिए इसको हमने संस्कृति से पूरा जोड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं अस्य वृक्षस्य रक्षायाः तात्पर्यम् अस्ति उत्तराखंड राज्यस्य संस्कृतेः वन संपदायाः च रक्षणम। इस वृक्ष की रक्षा का तात्पर्य है कि उत्तराखंड राज्य की संस्कृति और वन संपत्ति की रक्षा करना, या सीधे सीधे हम करेंगे कि इस वृक्ष की रक्षा का तात्पर्य यह है कि उत्तराखंड की संस्कृति और वन संपत्ति की रक्षा करना। अतः अस्य महत्वपूर्ण वृक्षस्य रक्षायाः प्रयत्नः सर्वैः कर्तव्यः। इसलिए इस महत्वपूर्ण वृक्ष की रक्षा सबके द्वारा की जानी चाहिए, सर्वैः सबके द्वारा की जानी चाहिए। अंतिम हम पढ़ेंगे बांज वृक्षः। अब बांज वृक्ष के विषय में हम सब परिचित ही हैं, देखते हैं, हम पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, हमें पता होगा बांज का वृक्ष क्या होता है। एषः बांज वृक्षः अस्ति, यह बांज वृक्ष है। भारतस्य बहुषु पर्वतीय राज्येषु अयं वृक्षः उद्भवति। भारत के बहुत सारे पर्वतीय राज्यों में यह वृक्ष उत्पन्न होता है। पर्वतीय राज्य जैसे कश्मीर हम मान लें, हिमाचल प्रदेश मान लें, ऐसे प्रदेशों में अर्थात यह वृक्ष प्राप्त होता है। उत्तराखंडस्य पर्वतीय जनपदेषु वृक्षोऽयं विद्यते। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में भी यह वृक्ष विद्यमान रहता है अर्थात पाया जाता है। अस्माकं प्रदेशे वृक्षस्य अस्य विभिन्न प्रजातयः सन्ति। हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भी इस वृक्ष की विभिन्न प्रजातियां हैं। अस्य वैज्ञानिकं नाम क्वेर्कस अस्ति। इसका वैज्ञानिक नाम क्वेर्कस है। जो ऐसा लिखा है उसको ऐसे पढ़ेंगे, जो उसका वैज्ञानिक नाम होगा उसको हम बदल नहीं सकते हैं। उत्तराखंडे एषः वृक्षः 200 मीटर परिमितात् 500 मीटर परिमित औन्नत्येषु क्षेत्रेषु उपजायते। कहने का अर्थ है, कह रहा है कि उत्तराखंड में यह वृक्ष 200 अधिक जिसमें हो और 1 सहस्र माने 1000, तो मतलब 1200 मीटर, लगभग 1200 मीटर से लेकर और 500 द्विसहस्त्र अर्थात 2500 मीटर तक ऊंचाई वाले औन्नतेषु अर्थात ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। सीधे सीधे कह रहा है कि यह वृक्ष उत्तराखंड में 1200 मीटर से लेकर और 2500 अर्थात मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। अयम घनीभूतः, यह घना, घनीभूत अर्थात घना, यह घना छाया प्रदाता च वृक्षः अस्ति। यह घना और छाया प्रदान करने वाला वृक्ष है। बहुत छाया अर्थात घना होता है, इसलिए छाया अपने आप ही
स्वयं ही हो जाएगी अगर घना होगा वृक्ष तो। पशवः अस्य पर्णानि खादन्ति, पशु इसके पत्तों को खाते हैं। हम देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक जो हमारी माताएं होती हैं वो बांझ के लिए दूर दूर जंगलों में जाती हैं और अपने घर के जो पशु होते हैं उनके लिए चारे के रूप में उसको देते हैं। तो अस्य काष्ठेन कृषि उपकरणानि गृह उपयोगी उपकरणानि च निर्मीयन्ते। अस्य काष्ठेन इसकी लकड़ी से कृषि उपकरणानि कृषि में प्रयोग होने वाले उपकरण, गृह उपयोगी और घर में उपयोग होने वाले उपकरण निर्माण किए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि कृषि में उपयोग करने वाले हम देखते हैं कि गांव में जैसे हल बनाए जाते हैं, जैसे बैल के गर्दन में जो रखा जाता है जुआ जिसे हम कहते हैं, तो उस जुए का निर्माण भी इस प्रकार की लकड़ियों से ही होता है। और घर में उपयोग होने वाले बहुत सारे हम लकड़ी के बहुत सारे वस्तुओं को प्रयोग करते हैं, उनका भी निर्माण इसी के द्वारा होता है। यत्र बांज वृक्षा आधिक्येन जायन्ते तत्र वातावरणम शीतलम शुद्धम च भवति। जहाँ बांज वृक्ष अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं वहाँ वातावरण ठंडा और शुद्ध होता है। शीतलम माने ठंडा और जायन्ते उत्पन्न होती। अस्य वृक्षस्य मूलानि वर्षा जलम भूमौ प्रवेशयन्ति येन भूमेः जल स्तरः वर्धति। अस्य वृक्षस्य मूलानि इस वृक्ष की जड़, मूलानि माने जड़, वर्षा जलम वर्षा के जल को, भूमौ माने भूमि में प्रवेशयन्ति अर्थात प्रवेश कराती हैं। तो मैं आपको एक बार संक्षिप्त बता देता हूँ कि जो बांज की जड़ें होती हैं वह गहरी होती हैं और विस्तृत होती हैं। ये जड़ें क्या करती है, मिट्टी में छिद्र और जगह बनाती है, जिससे क्या होता है पानी का रिसाव होता है। क्योंकि बहुत गहरी होंगी और लंबी अर्थात दूर दूर तक होंगी और छिद्र बने होंगे तो पानी का रिसाव आसानी से होगा। तो आगे कहते हैं प्रतिवर्षम अस्माकं प्रदेशे ग्रीष्मकाले वनाग्निना वन संपदा नष्टा भवति। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष अस्माकं प्रदेशे हमारे प्रदेश में ग्रीष्मकाले गर्मियों में वनाग्निना वन में लगने वाली अग्नि के द्वारा वन संपदा अर्थात वन संपत्ति नष्टा भवति नष्ट हो जाती है। प्रतिवर्ष हमारे प्रदेश में गर्मियों में वन में लगी हुई आग के द्वारा हमारी वन संपदा नष्ट हो जाती है। किंतु यत्र एते वृक्षाः आधिक्येन जायन्ते तत्र अग्नेः ज्वालनम न्यूनम भवति। परंतु कह रहे हैं कि यत्र एते वृक्षा आधिक्येन जायन्ते, जहाँ ये वृक्ष अधिक रूप में अर्थात उत्पन्न होते हैं वहाँ अग्नि का ज्वालन कम होता है अर्थात वहाँ आग कम लगती है। क्योंकि हमने बहुत सारे इसके लाभ और भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बांज के वृक्ष में मिट्टी का कटाव रोकना है ना, जल स्रोत की रक्षा करता है, जल स्रोतों की ऐसी रक्षा करता है क्योंकि वहाँ नमी बनाए रखते हैं। तो फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अतः अस्माभिः एतस्य वृक्षस्य संरक्षणाय वर्धनाय च सर्वदा प्रयत्नः करणीयः। इसलिए हमारे द्वारा इस वृक्ष की रक्षा के लिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। अधिकाधिकम वृक्षारोपणम करणीयम, और अधिक से अधिक हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। येन अस्माकं पर्यावरणम शुद्धम सुरक्षितम च तिष्ठेत्, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध और सुरक्षित रहे। तो बच्चों हमने इस पाठ को पढ़ा, आशा करता हूँ कि आपने पाठ को समझ लिया होगा। कुछ नए शब्द मैंने आपको उसको विस्तार से बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने मित्रों तक। आपके मित्र भी इस वीडियो का लाभ लें, इसलिए अपने मित्रों तक भेजें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नियमित वीडियो का संकेत प्राप्त हो जाए।
तो अस्तु एतावती वयं पठामः। अस्तु, नमो नमः।